आपके बीच इंद्रदेव सर क्वाड्रिलेटर के बारे में विस्तार जानकारी दे रहे हैं। इसको आप बढ़िया ध्यान से देखिए। और सबसे बड़ी बात है कि जिस दिन से मैं क्षेत्रमिति पढ़ा रहा हूँ उस दिन से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सबको बढ़िया बारीकी से देखिए और समझिए। आपको हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मेरी थ्योरी को बढ़िया से आप लोग देखिए। आज क्वाड्रिलेटर के बारे में जानकारी देंगे। क्वाड्रिलेटर का 5 भाग है। इस 5 भाग को मैं विस्तार जानकारी दे रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान देखिए बारी बारी से। क्वाड्रिलेटर के अंतर्गत वर्ग आता है, आयत आता है, समांतर चतुर्भुज आता है, समसमांतर आता है और समलंब आता है। ये 5 को आता है। पहले हम लोग जानिए क्वाड्रिलेटर क्या है। चार भुजाओं से घिरी आकृति को क्वाड्रिलेटर कहा जाता है, मतलब चतुर्भुज कहा जाता है। चार भुजाओं से घिरी आकृति को चतुर्भुज कहा जाता है। तो अब ध्यान दीजिए, चार भुजा जैसा भी हो उससे हमको कोई मतलब नहीं है, चार भुजाओं से घेरा होना चाहिए, इसको हम लोग चतुर्भुज कहेंगे। इसका नाम वर्ग आयत कब पड़ता है वो तो अभी डिटेल करेंगे हम धीरे धीरे, लेकिन चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। और इसका प्रत्येक कोण का योग, सभी कोणों का योग, प्रत्येक कोण जो है सभी कोणों का योग जो है 360 डिग्री होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है, 360 डिग्री। इसका उसका विकर्ण कहलाता है। ये सब क्या कहलाता है? उसका विकर्ण कहलाता है। तो AC तथा BD विकर्ण है। क्या है? विकर्ण है। ध्यान रखिएगा। तो क्वाड्रिलेटर में चार भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। इनके सभी कोणों का योग 360 डिग्री, याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है। अब प्रत्येक चतुर्भुज का एक अलग नाम दिया गया है, वो उसके गुण के अनुसार। जैसे पहला चतुर्भुज पढ़ेंगे वर्ग। क्या पढ़ेंगे? वर्ग। इसका नाम है स्क्वायर। इसका नाम है स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वर्ग हम लोग कहते हैं वैसा चतुर्भुज। ये भी चार भुजाओं से घिरा होगा। जैसे चतुर्भुज का नाम आया तो कितने भुजा से घिरा होगा? चार भुजा से। वैसा चतुर्भुज जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो। सभी भुजा आपस में बराबर हो, प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे हम लोग वर्ग कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। ये इसका विकर्ण होगा। अब किसी भी एंगल से लीजिएगा वो उसका विकर्ण होगा। तो इसका वर्ग हम लोग कहते हैं तो AB बराबर BC बराबर CA CD बराबर DA। सभी भुजा आपस में बराबर है। दूसरा पॉइंट है इसमें दोस्त, इसकी क्षेत्रफल मान ली भुजा X है, सभी भुजा आपस में बराबर है, तो क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर। इसका मतलब है x स्क्वायर। तीसरा पॉइंट, वर्ग की परिमिति 4 इंटू भुजा, सभी भुजाओं का योग होता है। परिमिति आप लोग जानते हैं, सभी भुजाओं का योग। तो वर्ग की परिमिति सभी भुजाओं का योग x सभी जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। x आपका भुजा है, इसलिए परिमिति इसका क्या होगा? 4 इंटू भुजा। चौथा पॉइंट है वर्ग के विकर्ण। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वर्ग का विकर्ण, ये एक समकोण त्रिभुज है। यह एक समकोण त्रिभुज है। ये कोण 90 डिग्री है। 90 के सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। त्रिभुज में ये कर्ण कहलाएगा, लेकिन ये वर्ग में ये विकर्ण के रूप में काम करेगा। तो ध्यान रखिएगा, AC स्क्वायर समकोण त्रिभुज में AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB क्या है? x है, और ये भी BC क्या है? x है। तो AC बराबर रूट अंडर x स्क्वायर 2x स्क्वायर, तो रूट 2 x स्क्वायर बराबर x। तो AC उसका विकर्ण था, कर्ण था। त्रिभुज का ये कर्ण है, लेकिन वर्ग का ये क्या कहलाएगा? विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा दोस्तों? रूट 2 इंटू भुजा।
इसे याद रखिएगा, ठीक है। ये हुआ वर्ग के बारे में, ये वर्ग के बारे में इतना याद रखिएगा। यदि इसके विकर्ण पर भी एक वर्ग बनता है, यदि इसके विकर्ण पर भी एक वर्ग बनता है तो कोई बात नहीं है दोस्तों, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यदि किसी वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनता है, किसी वर्ग के विकर्ण पर एक वर्ग बनता है, ध्यान रखिएगा ये विकर्ण है, तो इसका वर्ग बनेगा ऐसा, तो इसका जो x भुजा होगा और इसका विकर्ण क्या होगा √2 इंटू एक्स। तो अब ध्यान दीजिए, यहां इसका प्रारंभिक वर्ग का क्षेत्रफल होगा x² और जो वर्ग का विकर्ण बना है उसका क्षेत्रफल होगा √2x का होल स्क्वायर। इसका मतलब x² बटे 2 इंटू x², इसलिए ध्यान रखिएगा 1/2। ये कभी कभी दोस्तों पूछता है कि किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग, किसी वर्ग के विकर्ण पर बने वर्ग के क्षेत्रफलों के बीच का अनुपात क्या है। तो पहला वर्ग को ले लीजिएगा, ये होगा, दूसरा वर्ग हो जाए उसका विकर्ण पर ये होगा, तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा दोस्तों, ये होगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा इसको। चलिए वर्ग में इतना ही याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं दूसरा पॉइंट, आयत। रेक्टेंगल, ध्यान रखिएगा दोस्तों, रेक्टेंगल है ये। रेक्टेंगल किसे कहते हैं, ये भी एक चतुर्भुज है, यह भी एक चतुर्भुज है, लेकिन वैसा चतुर्भुज जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, आमने सामने की भुजा बराबर हो, उसे क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होगा तो पहला पॉइंट AD बराबर BC बराबर L, इसको L मान लेते हैं, तथा दूसरा ये ले लीजिए AB बराबर DC बराबर B मान लीजिए, ये B हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये L हो जाएगा, ये B हो जाएगा। इसका भी ये विकर्ण होगा दोस्तों, याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये दोनों भुजा, तो आमने सामने की भुजा बराबर हो और प्रत्येक कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। आमने सामने भुजा बराबर होगा ही, लेकिन प्रत्येक कोण भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। थोड़ा याद रखिएगा दोस्तों। तो तीसरा पॉइंट में इसको लिख देते हैं, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, L इंटू B। चौथा पॉइंट याद रखिएगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, परिमाप या परिमिति जो भी याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परिमाप या परिमिति भी कर सकते हैं, परिमिति भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सभी भुजाओं का योग क्या होगा दोस्तों, सभी भुजाओं का योग होगा। तो L और L 2L, L और L, B और B 2B, तो 2L प्लस 2B, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 इंटू L प्लस B, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए इसमें इतना याद रखिएगा। अब इसका विकर्ण चलते हैं, आयत का विकर्ण, पांचवा पॉइंट, आयत का विकर्ण। आयत का विकर्ण ध्यान रखिएगा, ये भी एक समकोण त्रिभुज है, ये कर्ण आ जाएगा तो AC स्क्वायर बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यहां लिख देते हैं थोड़ा रफ में, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको लिख देंगे, AB को हम B मान लिए हैं, इसको लिखेंगे B स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो AC बराबर हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। तो ये AC जो है त्रिभुज के लिए ये विकर्ण के रूप में काम, कर्ण के रूप में काम करेगा, लेकिन आयत में इसको हम लोग विकर्ण कहेंगे, तो इसको हो जाएगा रूट अंडर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखिएगा, आयत में इतना ही आप याद रखिएगा। चलिए अब चलते हैं समांतर चतुर्भुज। तीसरा आ जाते हैं समांतर, समांतर पैरेललोग्राम, PARALLELOGRAM, पैरेललोग्राम।
याद रखिएगा, ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन वह वैसा चतुर्भुज है जिसकी दो आमने सामने भुजा समानांतर हो, आमने सामने की भुजा समानांतर हो, और यह जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। ध्यान रखिएगा, जब हम आयत को पूरा पढ़ा देंगे तो कुछ नोट लिखाएंगे, उन नोट को भी याद रखिएगा। चलिए आइए दोस्तों, तो ये एक समानांतर चतुर्भुज है जिसकी दो आप आमने सामने की भुजा समानांतर हो, आमने सामने की भुजा क्या हो, समानांतर हो। तो ए बी सी डी, तो ए डी पैरेलल, ये पैरेलल का चिन्ह है, बराबर बी सी, तथा ए बी पैरेलल डी सी। ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। समानांतर चतुर्भुज किसे कहेंगे? आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा समानांतर हो, ठीक है, आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहेंगे। आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर। दूसरा पॉइंट में लिख देते हैं, ए डी बराबर बी सी तथा ए बी बराबर डी सी। ये दोनों भिन्न होना चाहिए, ये दोनों, इसमें समानांतर चतुर्भुज में ये सब गुण है। ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों पैरेलल होना चाहिए, ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए, और ये दोनों भुजा बराबर होना चाहिए। तो समानांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजा समानांतर और बराबर, समानांतर और बराबर, और यह जरूरी नहीं है, यह जरूरी नहीं है कि उसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, लेकिन यह कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा, ये कोण और ये कोण आपस में भी बराबर होगा। ध्यान रखिएगा। तीसरा कोण, कोण बी बराबर कोण डी तथा कोण ए बराबर कोण सी, ये सब फुलफिल करेगा, ठीक है, 3 पॉइंट। चौथा पॉइंट आइए दोस्तों, तो इसको जानिए, विकर्ण होता है, विकर्ण का इसका कोई सूत्र नहीं होता है, इसका एक ही होता है, क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ध्यान रखिएगा। ये यहां से ये इसको हाइट डाल दें तो ये हाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हाइट। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार, आधार गुना ऊंचाई। आधार इसका जो भी लीजिएगा, यदि कभी कभी ऊंचाई आप इधर से भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये जब आधार मानिएगा तो ये ऊंचाई हो जाएगा, ये जब आधार मानिएगा तो ये ऊंचाई हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, H1 और H2 क्या है? इसका ऊंचाई है। तो आधार यदि हम BC को मानते हैं, BC, तो ऊंचाई मेरा ये लेना पड़ेगा H1। यदि आधार हम ये सब मानते हैं, ठीक है, इसको आधार मान लेंगे तो इसका ऊंचाई यहां से परपेंडिकुलर डाल दीजिएगा, परपेंडिकुलर, तो ऊंचाई हो जाएगा। अब जोन बी से लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप इसको ये आधार लेते हैं तो आपका ये ऊंचाई हो जाएगा, यदि आप ये आधार लेते हैं तो ये आपकी ऊंचाई हो जाएगी। यदि ये आधार लेते हैं तो इधर से इसको लंब डाल देना है, यदि आप ये आधार लेते हैं तो इधर से लंब डाल देना है। मतलब जो आधार लीजिएगा उसके सामने के कोण से उस पर लंब डाल दीजिएगा। लंब आप इधर से भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लंब इधर से भी डाल सकते हैं, इसको भुजा बढ़ा दे तो ये जो लंबाई होगी वही लंबाई ये भी होगी। थोड़ा ध्यान रखिएगा, इसको और थोड़ा विस्तार कर देते हैं। इतना पॉइंट को याद रखिएगा। ध्यान से देखिए दोस्तों, दिक्कत नहीं होना चाहिए पढ़ाने में, ध्यान रखिएगा। ये एक समांतर चतुर्भुज है, यदि आप इसको आधार लेते हैं तो ये ऊंचाई हो जाएगी, ये आपकी ऊंचाई है, या यदि इसको इधर बढ़ा भी देते हैं तो ये भी ऊंचाई हो जाएगी। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई दोनों आपस में बराबर है। उसके बढ़े हुए भाग पर मात्र उस दूसरे पे कौन से लंब डालिए वो भी ऊंचाई होगी, या इसके सामने वाली भुजा के कौन से लंब डालिए वो भी ऊंचाई होगी। तो जो आधार मानते हैं, यदि ये आधार लेते हैं तो यहां से ये ऊंचाई हो जाएगी, यदि आप इसको आधार लेते हैं तो यहां से ये ऊंचाई हो जाएगी, यदि आप इसको आधार मानते हैं तो यहां से यहां लंब डालना। मतलब जो भुजा ने आपने आधार माना, उस भुजा पर इसके सामने वाली भुजा से एक लंब डालना है, उसके सामने वाली भुजा से क्या करना है? एक लंब डालना। लंब आप यहां से भी डाल, ये भी लंब है, ये भी लंब है, ये भी लंब है। ध्यान रखिएगा, जो भुजा को आप आधार मान रहे हैं उसके सामने वाली भुजा से उस भुजा पर एक लंब डालिएगा, एक लंब रेखा खींचेगा, वो लंब रेखा जो है उसका ऊंचाई होगा।
ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, इसका एक ही सूत्र याद रखिएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए अब आइए दोस्तों, अब आते हैं रोम्बस, चौथा चतुर्भुज। चौथा चतुर्भुज रोम्बस समसमांतर या विषम कोण कहते हैं। समसमांतर चतुर्भुज क्या कहेंगे? समसमांतर चतुर्भुज इसको कहेंगे, क्योंकि ये भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज का ये भाग है। तो समसमांतर चतुर्भुज का इंग्लिश इसका होता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है? रोम्बस होता है। समसमांतर चतुर्भुज का इंग्लिश क्या होता है? रोम्बस होता है। यह वैसा चतुर्भुज है, जिसकी सभी भुजा आपस में बराबर हो, सभी भुजा आपस में बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो। सभी भुजा आपस में बराबर हो और आमने सामने की भुजा समांतर हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी भुजा आपस में बराबर है। सभी भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो सभी भुजा आपस में बराबर है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए। दूसरा पॉइंट याद रखिएगा, ए बी, इसका कोण आमने सामने का कोण बराबर होगा, कोण ए बराबर कोण सी तथा कोण बी बराबर कोण डी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। इसमें एक खासियत है, इसका जो विकर्ण होता है समविभाजित तो करता है। एक विकर्ण, इसका जो एक दूसरे का विकर्ण है, दो बराबर भागों में बांटता है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये प्रत्येक कोण 90 डिग्री पर विभक्त करता है। रोम्बस का ये गुण है कि इसका विकर्ण, तीसरा नंबर में, समसमांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करती है। समविभाजित करती है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसका विकर्ण जो है एक दूसरे को समान भाग में तो बांटेगा ही। तो चौथा पॉइंट में हम इसको लिख दें, यहां पर कुछ मान लीजिए ओ, तो ए ओ बराबर ओ सी तथा बी ओ बराबर ओ डी, ये ध्यान रखिएगा। और इसको प्रत्येक कोण कितने डिग्री पर काटती है? 90 डिग्री पर काटती है। अब इसका पांचवा पॉइंट, इसका क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल डाल दिया, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। इसका मान लीजिए ये d1 है और ये d2 है, तो यहां हो जाएगा d1 इंटू d2। हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल, हाफ गुना विकर्णों का गुणनफल। इसे ध्यान रखिएगा, समांतर चतुर्भुज में ये सूत्र याद रखिएगा। आज परिमाप जो जानते हैं सभी भुजाओं का योग, उसको बताने का जरूरी नहीं है, इसका परिमाप सभी भुजाओं का योग होता है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। मिटा दे इसको। ठीक, अब आता है समलंब चतुर्भुज। हम लोग का क्या आता है? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजम। इसका नाम क्या है? ट्रेपीजम है। समलंब चतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज? इसका नाम है ट्रेपीजम, याद रखिएगा। इसका नाम क्या है? ट्रेपीजम है इंग्लिश में। ट्रेपीजम, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी एक चतुर्भुज है, ये भी एक चतुर्भुज है, लेकिन ये वैसा चतुर्भुज है इसमें दो ही भुजा आपस में समांतर हो और शेष दो भुजा समानांतर नहीं हो। ठीक है, शेष दो भुजा समानांतर नहीं हो, आपस में दो भुजा क्या होना चाहिए? समानांतर होना चाहिए।
जैसे देखिए इसका आकृति पता चल जाएगा, ध्यान रखिएगा, ए बी सी डी। ठीक है दोस्तों, सभी एक भुजा आमने सामने की भुजा समानांतर हो, आमने सामने की भुजा समानांतर हो, उसे समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसमें जो है आपको एक सूत्र याद रखना है, समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। यदि ए बी उसको मान लेते हैं तो a प्लस बी समांतर भुजाओं का योग और इसकी ऊंचाई h, तो उसको देना है h। तो याद रखिएगा समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? दो भुजा आपस में क्या होना चाहिए? दो भुजा आपस में समांतर होना चाहिए। ठीक है, दो भुजा आपस में समांतर होना चाहिए, और ये जरूरी नहीं कि दोनों समांतर हो, समांतर नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये जरूरी नहीं कि ये समांतर होगा, ये समांतर है ही नहीं, क्योंकि समांतर किसे कहते हैं? समांतर लाइन किसे कहते हैं? जिसकी दो लाइन आपस में कभी मिलता नहीं हो, दो लाइन आपस में मिलता नहीं हो। अब देखिए इसको कितना आगे बढ़ा दीजिए, इसको कितना आगे बढ़ा दीजिए, आपस में नहीं मिलेगी, तो ये अब समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज वैसा चतुर्भुज जिसकी दो भुजा आपस में समानांतर हो, ठीक है, उसे समलंब चतुर्भुज कहते हैं। इसका क्षेत्रफल याद रखिएगा, हाफ इंटू समांतर भुजाओं का योग। ये आपका सभी को आपको ज्ञान दे दिया गया है चतुर्भुज का। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, आज चतुर्भुज में इतना ही पढ़ाया जाएगा, आप इसे ध्यान रखिए। आप मेरे वीडियो को अभी ज्यादा प्रमोट से और वीडियो का स्किप करके आप नहीं देखिएगा, एकदम विस्तार रूप देखिएगा, ठीक है। और थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन जैसे बहुत डिटेल बताएंगे, क्योंकि अब 10 मिनट 15 मिनट में हम आपको सब चीज नहीं बता पाएंगे, थोड़ा समय लगता है दोस्तों। इसे इसलिए बढ़िया से देखिएगा, स्किप करके इसको नहीं देखिएगा, पूरा वीडियो को देखिएगा। क्योंकि आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी मेरा नया चैनल है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिए आप लोग। तो मैं एक से एक वीडियो लेकर आएंगे, ठीक है। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक तो करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि मैं आप लोग के बीच जो मेहनत करते हैं वही सब्सक्राइब और लाइक के लिए हम जो है आपके बीच जोर से मेहनत करते हैं। तो कम से कम आप लोग से इतना तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब और लाइक तो मेरा बनता ही है, आप लोग इसे जरूर करें और दूसरे को भी करवाएं। इसलिए जय हिंद, जय भारत, आज नहीं